बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एसिडोसिस वर्सेस अल्कलोसिस। तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी की पीएच नॉर्मल कितनी होती है? बॉडी की नॉर्मल पीएच होती है जी 7.35 से लेके 7.45 तक। तो अगर एसिडोसिस हो तो बॉडी की पीएच होगी लेस देन 7.35 और अगर ग्रेटर देन 7.45 हो तो होगी कंडीशन अल्कलोसिस की। लेक्चर में आगे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप एकदम से या बिल्कुल ही लेस टाइम में आप गेस कर लेंगे कि वेदर जो सिनेरियो है वो एसिडोसिस का है, अल्कलोसिस का है और फर्दर किस टाइप का एसिडोसिस है या किस टाइप का अल्कलोसिस है। और मोर ओवर जो टाइप होगी एसिडोसिस या अल्कलोसिस की उसकी कॉम्पनसेशन हुई है या नहीं हुई। व्हाट इज़ कॉम्पनसेशन? विल टॉक अबाउट इट इन अ फ्यू मिनट्स। तो जी लॉ ऑफ नेचर है कंपनसेशन का कि whenever there is an abnormality in the universe तो the nature tries to compensate for that abnormality in order to bring back the normality। ठीक है जी, abnormality को normality की तरफ लाने के लिए compensation required होती है। compensation require होने के लिए certain mechanisms body में activate होते हैं और उन mechanisms activate होने की वजह से ये जो आपको प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही हैं ये चार होती हैं। प्राइमरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स बॉडी में चार कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एसिडोसिस की दो टाइप्स और अल्कलोसिस की दो टाइप्स। एसिडोसिस की दो टाइप्स जो होती हैं वो होती हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और सिमिलरली जो अल्कलोसिस की दो टाइप्स होती हैं वो भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। जब भी बॉडी में कंपनसेशन होगी फॉर दीज, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी में एक एबनॉर्मेलिटी अकर हुई है तो इसके लिए नेचर ने कंपनसेशन रखी हुई है बॉडी में। तो बॉडी में कंपनसेशन के तौर पे टू ऑर्गन्स एक्ट करेंगे। एक होगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लंग्स और एक होगा जी हमारा जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम जिसमें हमारे किडनीज़ मोस्ट एफिशिएंटली इनकी कंपनसेशन करेंगे। जब कभी भी प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर की कंपनसेशन करेंगे लंग्स तो दैट विल बी अ रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, और जब कभी भी कोई भी प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी की कंपनसेशन करेंगी किडनीज़ दैट विल बी कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक कंपनसेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब इधर मैं आपको एक टिप बताने जा रहा हूँ, कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आप बहुत ही जल्दी सिनेरियोस पिक कर लेंगे कि कंपनसेशन आया हुई है या नहीं हुई या कौन सा प्राइमरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। तो वो टिप एंड ट्रिक है कि जब भी आपके पास कोई प्राइमरी एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी आए तो आपने उसका टोटल ऑपोजिट कर देना है इधर। अगर तो प्राइमरी एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी आपको मिल रही है मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो आपने सोचे समझे बगैर उसकी कंपनसेशन में सोच लेना है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ऑलराइट, मेटाबॉलिक को उलट करके रेस्पिरेटरी लिख देना है और एसिडोसिस को उलट करके अल्कलोसिस लिख देना है। कोई भी आपके पास प्राइमरी एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी हो उसको टोटली ऑपोजिट करके जो आंसर आएगा वो उस प्राइमरी एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी की कंपनसेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंपनसेशन बताएंगे तो रेस्पिरेटरी को उलट किया तो मेटाबॉलिक और अल्कलोसिस को अपोजिट किया तो एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंपनसेशन जो होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स कि जब आपके पास सिनेरियो आता है तो आप उसे जज कैसे करते हैं कि जो है सिनेरियो में जो एबनॉर्मेलिटी मेंशन्ड है वो कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, वेदर इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो उसका ये सिंपल सी मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जिसकी वजह से यू कैन गेस द सिनेरियो इन नो टाइम। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप आपने फॉलो करना है पीएच का। आपने देखना है कि जो आपके पास पीएच मेंशन है सिनेरियो में वो हाई है या लो है। हाई और लो का मतलब है 7.35 से लेके 7.45 की रेंज से ऊपर है या नीचे है।
अगर ऊपर है दैट विल बी कॉल्ड एज एल्कलोसिस, और अगर उस रेंज से नीचे है दैट विल बी कॉल्ड एज एसिडोसिस। आगे चलते हैं। एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लिया कि ये सिनेरियो जो सामने है ये एसिडोसिस का है या एल्कलोसिस का है, ठीक है जी। अब आएंगे हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है वैल्यूज़ का। अब वैल्यूज़ आपने किसकी देखनी है, PCO2 की एंड HCO3 दैट इज़ द बाइकार्बोनेट। अब इसमें आपने PCO2 की जो नॉर्मल रेंज याद रखनी है बाय हार्ट, दैट विल बी 35 to 45, and the bicarbonate range which you need to learn to guess the scenarios and to answer with confirmation is 22 to 28, ठीक है जी। ये इनकी नॉर्मल रेंजेस हैं। द PCO2 normal range is 35 to 45 and HCO3 normal range is 22 to 28, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप पे आप पता लगा लेंगे कि प्राइमरी एसिड बेस एब्नॉर्मेलिटी एसिडोसिस एल्कलोसिस तो थी, लेकिन सेकंड स्टेप के बाद यू कैन से विद कंफर्मेशन कि इसकी फर्दर सब टाइप कौन सी है, कि एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या एल्कलोसिस है तो वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ऑल राइट, तो थर्ड स्टेप जो कंपनसेशन है उस पर चलने के बजाय हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे जो pH नज़र आ रही है वो है जी 7.2, जो इसका PCO2 का लेवल है वो है 50 और HCO3 का लेवल जो है वो है 23। तो इसमें आप जो नीचे आपको ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने लिखे हैं, pH ग्रेटर या लेस और वैल्यूज़ जो नॉर्मल रेंजेस की हैं। अब आप इसमें देखें कि जो ये एग्जांपल मेंशन है इसमें 7.2 नॉर्मल रेंज से ऊपर है या नीचे है। नॉर्मल रेंज एट वी हैड डिस्कस बिफोर इज 7.35 टू 7.45, तो ये pH की वैल्यू जो है ये 7.35 से कम है। ऑलराइट, तो जब भी कम होगी तो दैट विल बी अ केस ऑफ एसिडोसिस, ठीक है जी। हमारा एक आंसर तो लॉक हो गया कि ये सिनेरियो जो है ये एसिडोसिस का है। सेकंड पॉइंट, अब हमने फर्दर सब टाइप इसकी कंफर्म करनी है कि ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, तो उसके लिए हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे कि हम PCO2 की वैल्यूज़ को देखेंगे। PCO2 की नॉर्मल रेंज है जी 35 से 45, इधर क्या दिया हुआ है 50, ठीक है जी। तो ये 45 से रेज्ड है। CO2 एक कुदरती तौर पे एक एसिडिक गैस है, तो जब भी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी रेंज से तो बॉडी में एसिडिटी कॉज करेगी, और जब भी अपनी रेंज से कम होगी तो उल्टा इफेक्ट होगा, दैट इज़ एल्कलोसिस। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की रेज होने से या कम होने से कोई प्राइमरीली एबनॉर्मेलिटी आएगी तो वो रेस्पिरेटरी साइड की एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऊपर या नीचे होने से उसकी वैल्यू से कोई भी चेंज आएगा तो वो रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी, वेदर एसिडोसिस या वेदर एल्कलोसिस। अब इधर हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमने कह दिया कि ये एसिडोसिस है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू रेज्ड है अपनी नॉर्मल रेंज से, मतलब CO2 बॉडी में ज़्यादा है। तो जब भी ज़्यादा है तो एसिडिक गैस है, तो ये कोई रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी हमें लग रही है। एक दफ़ा रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी कंफर्म हो गई तो उसके बाद हम देखते हैं बाइकार्बोनेट लेवल्स को। बाइकार्बोनेट लेवल जो हैं वो नॉर्मली लगभग जो हैं अपनी रेंज में ही फॉल कर रहे हैं 23, और इधर जो है 22 टू 28, ठीक है जी। तो 22 से 28 की रेंज में ही 23 है, तो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो दैट मीन्स कि जो प्राइमरीली डिरेंजमेंट हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल में हो रही है और वो ज़्यादा हो रही है अपनी रेंज से, जिसकी वजह से pH फॉल कर रही है। pH फॉल सिर्फ एसिडोसिस की सूरत में होती है क्योंकि CO2 एक एसिडोटिक गैस है, तो इसलिए ये एक केस है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आप क्लियर हो गए हैं तो हम थर्ड स्टेप कंपनसेशन की तरफ चलते हैं।
अब हम आते हैं जी कंपनसेशन की तरफ कि वेदर जो हमारे पास हमने डायग्नोसिस निकाला है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस, उसमें कंपनसेशन हो रही है या नहीं। तो उसके लिए हम सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे या सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप इजीली गेस कर लेंगे और इजीली विद कंफर्मेशन कह सकेंगे कि कंपनसेशन इसमें हो रही है या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनसेशन होती है विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो कंपनसेशन अपनी प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी के बिल्कुल बरअक्स होती है। जब भी मेटाबॉलिक होगा कॉज, तो उसकी कंपनसेशन में रेस्पिरेशन का कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी, और जब भी एसिडोसिस होगी तो उसकी कंपनसेशन में अल्कलोसिस की कंपनसेशन आएगी। टोटल उलट कर देना है आपने हर एक कंपोनेंट को, ठीक है जी। तो आगे चलने से पहले हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि जो CO2 के रेस होने या कम होने से जो भी प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी आएगी वो रेस्पिरेटरी डोमेन में आएगी, और उसकी वजह से जो भी कंपनसेशन होगी वो अल्कलोसिस या एसिडोसिस या जो भी कंपनसेशन होगी वो मेटाबॉलिक कैटेगरी में आएगी, ठीक है जी। और मेटाबॉलिक कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, आई रिपीट माई वर्ड्स, कि मेटाबॉलिक कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो CO2 के रेज या कम होने की वजह से नहीं, बल्कि बाइकार्बोनेट की अपनी रेंज से कम या ज़्यादा होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ सकता है, जब भी अगर हमारे पास उसकी वैल्यू बाइकार्बोनेट की वैल्यू रेज होगी या कम होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे कि आई टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बिफोर कि वो एक एसिडोटिक गैस है, उसके रेज होने से बॉडी में एसिडोसिस हो सकता है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयंस इनहेरेंटली एक एल्कलोटिक आयन है और उसके रेज होने से बॉडी में एल्कलोसिस होती है। अगर CO2 रेज होगा बॉडी में एसिडोसिस होगी, लेकिन अगर HCO3 या बाइकार्ब इंक्रीज होगा तो उससे बॉडी में एल्कलोसिस होगा। तो टू सम इट ऑल टुगेदर कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर होता है तो मेटाबॉलिक आप समझ गए कि मेटाबॉलिक में जो कॉज है वो होगा बाइकार्बोनेट आयंस का, और बाइकार्बोनेट आयंस जब ज़्यादा होते हैं तो अल्कलोसिस होगा, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसलिए इसमें अपनी रेंज से बाइकार्ब कम होंगे, जिसकी वजह से एसिडोसिस की पिक्चर आ रही होगी। जब भी अपनी रेंज से बाइकार्बोनेट कम होंगे तो एसिडोसिस होगी, और जब भी बाइकार्बोनेट अपनी रेंज से ज़्यादा हो रहे होंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आ रहा होगा, ठीक है जी। और जब भी CO2 अपनी रेंज से ज़्यादा हो रही होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आएगा, और जब भी CO2 अपनी रेंज से कम हो रही होगी तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आ रहा होगा। तो प्राइमरीली एबनॉर्मेलिटी की हमने बातें कर ली। अब हम मूव करते हैं कंपनसेशन की तरफ, ठीक है जी, जो कि प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी का बिल्कुल उलट होता है। नीचे आप एक छोटी सी हेडिंग देख रहे हैं कि रिमेन केयरफुल फॉर अ मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, जिसमें नॉर्मल pH भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि pH है हमारे पास 7.5, हमारी नॉर्मल रेंज थी 7.35 से 7.45 तक, तो ये रेज्ड है। जब भी pH रेज्ड होगी तो हमारे पास एल्कलोसिस की पिक्चर आएगी। एक हमारे पास पॉइंट लॉक हो गया कि ये सिनेरियो एल्कलोसिस का है। सेकंड पे चलते हैं वैल्यूज़ की तरफ। PCO2 की वैल्यू देखें तो 35 से 45 वाली नॉर्मल रेंज में ही फॉल कर रही है 40 में, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो एल्कलोसिस होगा तो सिर्फ एक ही चीज़ बची है और वो है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू इधर दी हुई है 30, और इधर नॉर्मल हमारे पास रेंज है 22 टू 28। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी बाइकार्बोनेट अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा, और ये चूँकि इनहेरेंटली एक एल्कलोटिक आयन है, तो बॉडी में एल्कलोसिस होगी, ठीक है। तो इधर 30 है तो ये रेंज से रेज्ड है, और इधर pH भी रेज्ड है, तो इट मीन्स कि ये प्राइमरली एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी बन गई, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, ठीक है।
तो हमने कहा था जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसका कंपनसेशन उसके टोटल बरअक्स होगा। मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो इसकी जो कंपनसेशन है वो होनी चाहिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मतलब जो रेस्पिरेटरी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडोसिस इन द फॉर्म के कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी रेंज से इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। तो इधर आप देखें कि प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी तो थी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो अगर कंपनसेशन हुई होती और बॉडी या लंग्स ने ठीक तरह कंपनसेट किया होता इस एबनॉर्मेलिटी को रिवर्स करने के लिए, तो 40 से रेज अपनी रेंज जो 35 से 45 है उससे रेज होना चाहिए था इसे। अगर ये रेज नहीं है तो दिस मीन्स कि ये एक केस है जी अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। हम अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इसमें pH दी हुई है जी 7.5। अब हम देखते हैं जी रेंज से इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। 7.35 या 7.45 से ऊपर है तो 7.5 एक एल्कलोसिस वाली एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है जी, वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो PCO2 को अगर हम देखें तो वो 22 है। 22 कम है या ज़्यादा? 22 को इसकी रेंज के साथ कंपेयर करें तो ये कम है। तो CO2 कम हो रही है तो CO2 एसिडोटिक गैस है तो कम होगी, तो एसिडोसिस कम हो जाएगा बॉडी में, मतलब एल्कलोसिस होगा। तो इसमें देखें कि एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस। 7.5 मीन्स कि बॉडी में हो रहा तो एल्कलोसिस ही है। तो एल्कलोसिस के साथ किसकी पिक्चर जा रही है? बाइकार्बोनेट आयंस की या कार्बन डाइऑक्साइड की? अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की पिक्चर मैच कर रही है एल्कलोसिस से तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी होगी। तो अगर तो बाइकार्बोनेट की पिक्चर मैच कर रही है 7.5 से तो वो बाइकार्बोनेट की एबनॉर्मेलिटी होगी। इधर आप देख रहे हैं कि PCO2 22 है तो रेस्पिरेटरी बन रही है, जबकि HCO3 जो है वो भी डिरेंज्ड है। इधर आप देखें कि HCO3 20 है लेकिन नॉर्मल रेंज इज़ 22 to 28। इसका मतलब कि अब आप कंफ्यूज अगर हो जाएं कि शायद इसकी एबनॉर्मेलिटी हो, तो देखें अगर तो इसकी एबनॉर्मेलिटी होती तो असल में pH को 7.5 नहीं बल्कि 7.35 से भी कम होना चाहिए था, क्योंकि बाइकार्बोनेट अगर अपनी रेंज से कम हो तो एसिडोसिस कराता है। ठीक है जी, इसलिए आपने सबसे पहले pH देखनी है, फिर सिंपली आपने देख लेना है कि वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली कौन सी मैच कर रही है। अगर एसिडोसिस की कैटेगरी में कार्बन डाइऑक्साइड फॉल कर रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की एबनॉर्मेलिटी है। अगर एसिडोसिस की कैटेगरी में या अल्कलोसिस की कैटेगरी में बाइकार्बोनेट फॉल कर रहा है तो वो बाइकार्बोनेट की एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, एक दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की अल्कलोसिस वाली एबनॉर्मेलिटी है तो जो दूसरी एबनॉर्मल वैल्यू हमें मिल रही है बाइकार्बोनेट की वो उसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है जी, pH 7.5 एल्कलोसिस, PCO2 which is less than 35 is going towards respiratory alkalosis, और ऊपर से जो HCO3 है वो भी कम है तो ये हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की एबनॉर्मेलिटी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है जी, थर्ड एग्जांपल हमारे पास है जी pH 7.2। इससे हमें देख के पता चल गया कि ये अपनी नॉर्मल रेंज से कम है वैल्यू, मतलब कोई एसिडोसिस की एबनॉर्मेलिटी है। एक दफ़ा जब पता चल गया कि एसिडोसिस की एबनॉर्मेलिटी है, अब देखें कि ये एसिडोसिस की एबनॉर्मेलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है या बाइकार्बोनेट की वजह से है। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 28, 35 से 45 की रेंज से कम है तो मतलब ये तो एल्कलोसिस वाली पिक्चर है। ऑलराइट, क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो एल्कलोसिस कराती है, लेकिन हमारी pH जो है वो एसिडोसिस की तरफ है, इसलिए ये मिसमैच हमारे सिनेरियो में फ़िट नहीं हो रहा। जब भी मिसमैच आएगा किसी वैल्यू का, मतलब वो वैल्यू जो होगी वो हमारी कोई कंपनसेशन होगी। तो हमारी एक ही चीज़ बच जाती है HCO3। HCO3 हमारा है 17, हमारी नॉर्मल रेंज थी HCO3 की 22 से लेके 28।
तो मतलब ये कम हो रहा है अपनी रेंज से, मतलब जब भी ये कम होगा तो एसिडोसिस कराता है, क्योंकि ये बेसिकली एक अल्कलोटिक आयन है, तो ये कम होगा तो बॉडी में एसिडोसिस होगी। तो अब सिंपल हो गया काम, जब ये लेस होगा तो मतलब एसिडोसिस और बॉडी की पीएच भी एसिडोसिस में ही है। जब ये दोनों मैच कर गए कि मतलब एक बेसिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो गई है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंपनसेशन हमें दी है। तो जी लास्ट में हम आ जाते हैं मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर की तरफ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिमेन केयरफुल फॉर अ मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर, जिसमें कि पीएच आपको नॉर्मल मिलेगी, यह मिल सकती है 90% ऑफ द टाइम आपको मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर में नॉर्मल पीएच मिलेगी। अब इधर आप देखते हैं कि पीएच जो है वो 7.40 है, मतलब 7.35 से 7.45 की रेंज में तो है, तो ये तो नॉर्मल है। अब आप हो गए कंफ्यूज कि ये किस तरह का सिनेरियो है। नेक्स्ट आप जाते हैं वैल्यूज़ पे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। इसमें आप देखें कि PCO2 जो है वो है 35 से लेके 45 की रेंज से नहीं है, मतलब ये कम है। इसको आपने देखा तो आपने कहा ये तो कम है, ये बन रही है जी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक हो गया। अगले पे आप आएंगे तो आप देखते हैं कि HCO3 ये भी अपनी रेंज में नहीं है, 22 से लेके 28 तक था, तो ये भी 12 है। अब आप फंस गए कि ये तो ड्यूअल एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं कि इधर 12 है और जब भी ये कम होगा तो ये एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब आप कहेंगे पीएच तो नॉर्मल है, लेकिन इधर ड्यूअल एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा है। तो जब नॉर्मल पीएच आए विद ड्यूअल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, तो हम उसका फाइनल डायग्नोसिस देंगे अ मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर के बॉडी में कॉन्करेंटली 2 एसिड बेस एबनॉर्मेलिटीज़ साइड बाय साइड हो रही हैं, जिसकी कंपनसेशन नहीं हो रही, ठीक है जी। So that concludes the lecture for today. I hope you liked it. Please keep on subscribing the channel and liking the channel, and I'll see you next time. Thank you.